नमस्कार। आज बात करते हैं अपन, एक टॉपिक है ग्रुप थ्योरी या ग्रुप की बात करते हैं अपन। तो टॉपिक है अपना ग्रुप। ठीक है, इसे इसी रूप में लिखेंगे अपन। ग्रुप समूह जिसे अपन कहते हैं। ग्रुप क्या होता है, इससे पहले अपन कुछ पॉइंट हैं उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक नाम आता है अपने बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है? द्विआधारी संक्रिया इसकी बात करते हैं पहले तो। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया, देखो एक तो होती है संक्रिया और एक होती है द्विआधारी संक्रिया। संक्रिया से मेरा मतलब ये है कि कोई भी दो एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेट के हों, किसी भी समुच्चय के हों, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया, जैसे प्लस माइनस जो भी है, कि उनसे उनके बीच में कोई संक्रिया लगाने पर या फिर उनके बीच में कुछ अपन ऐसा चेंजेज करें कि, या फिर अपन कहें कि उनके बीच में प्लस माइनस जो भी अपन लें, तो उनसे एक नया एलिमेंट अपने पास में बनता है। ठीक है, तो ऐसे में उनको अपन क्या कह सकते हैं? संक्रिया कह सकते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी जो संक्रिया होती है, उसकी एक स्पेशल कंडीशन है। परंतु बाइनरी ऑपरेशन जो होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि जो दो एलिमेंट अपन लें और उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई करें अपन, तो जो आने वाला नया एलिमेंट है वो अगर उसी सेट का होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो ऑपरेशन है वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम यहाँ बात करें बाइनरी ऑपरेशन की, तो एक तरीके से देखा जाए तो बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है और ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो हम कहें कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, तो अगर कोई फंक्शन जो ए का ए के साथ जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इससे खुद सेट में डिफाइन अपने पास में जो फंक्शन होता है, उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि एफ सच दैट ए क्रॉस ए देंस टू ए, जहाँ ए जो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, कि यदि एफ सच दैट ए क्रॉस ए देंस टू ए कोई फलन हो, कोई फलन हो, तो f को a में क्या बोल सकते हैं? द्विआधारी संक्रिया कह सकते हैं अपन। द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि f सच दैट a क्रॉस a देंस टू a, अगर कोई फलन हो तो f को हम a में द्विआधारी संक्रिया कहेंगे, जहां a जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, जहां a नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, कि जो a है वो अरिक्त समुच्चय है। तो f सच दैट अगर a क्रॉस a से a में डिफाइन कोई फंक्शन है अपने पास में, तो हम f को यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को नॉर्मली जो अपन प्लस से, डॉट से, प्लस नॉड, डॉट नॉड, ठीक है, इस तरीके से o, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे सिंबल होंगे जिनके द्वारा अपन इसको डिनोट करते हैं। स्टार से, मोस्टली इसको स्टार से लिखा जाएगा बाइनरी ऑपरेशन जो होगा, तो इनसे अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो बाइनरी जो ऑपरेशन होता है, इसको प्लस है, डॉट है, प्लस नोट, डॉट नोट, ओ, ठीक है, स्टार, डॉट 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 एटसेट्रा, तो बाइनरी ऑपरेशन को से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हुआ बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, जैसे यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो पर्टिकुलर डिपेंड करता है सेट पे, कि कोई भी ऑपरेशन है वो किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर सेट चेंज कर दिया जाए तो वो ऑपरेशन जो है वो उसमें बाइनरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी, किसी ऑपरेशन का बाइनरी होना डिपेंड करता है सेट पे, कि सेट कौन सा है। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर के सेट n की, n के अंदर
प्लस का जो ऑपरेशन है वो है बाइनरी ऑपरेशन, कि एन में जो है वो प्लस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि एन के कोई भी दो एलिमेंट अगर अपन लें, कोई भी दो एलिमेंट लें, वो अगर अपन बात करें कि कोई भी दो एलिमेंट लें एन के और अगर उनमें प्लस किया जाए तो आने वाला नया एलिमेंट भी किसका होगा? एन का ही होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ, एन में जो प्लस है वो बाइनरी है। ठीक है, क्योंकि ए बिलोंग टू अगर एन लिया अपन ने, बी बिलोंग टू एन लिया, देन ए प्लस बी जो होगा वो भी बिलोंग टू किससे होगा? एन से होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एन में, इस एन के अंदर प्लस जो ऑपरेशन है वो कैसा होगा? बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस नियम को, इस रूल को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड रूल बोलते हैं अपन, संवृत नियम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई संक्रिया संवृत नियम का पालन करती है, देखो संवृत नियम कौन सा होता है? संवृत नियम, क्लोज्ड रूल है ये। संवृत नियम क्या होता है कि अगर मान लो कोई सेट है कि यदि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तथा स्टार कोई संक्रिया है, स्टार जो है वो क्या मान ली मैंने? कोई संक्रिया मान ली। ओके, तो यदि संवृत नियम क्या है? ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल ए, देन ए स्टार बी बिलोंग टू भी कैपिटल ए होगा, तो हम इसे कहते हैं संवृत नियम। ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए, देन ए स्टार बी बिलोंग टू ए, ये संवृत नियम है। ठीक है, और ये अगर संवृत नियम, जो भी ऑपरेशन संवृत नियम का पालन करता है किसी सेट के अंदर, तो उस ऑपरेशन को हम उस सेट में बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ कोई भी दो एलिमेंट, सीधे सीधे शब्दों में हम समझे तो ये कह सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट किसी सेट के लिए जाएं तो और उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो आने वाला जो नया एलिमेंट, नया बनने वाला जो एलिमेंट वो भी उसी सेट का अगर हो तो हम कह सकते हैं वो ऑपरेशन उस सेट में बाइनरी है। ठीक है, या क्लोज्ड रूल को फॉलो करता है। तो ये तो हुआ बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के बाद में एक नाम आएगा अपने, हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। तो ग्रुप बनाने से पहले हम कुछ और चीज़ों को समझे, जैसे बाइनरी ऑपरेशन हुआ। दूसरा पॉइंट आता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति बोल सकते हैं अपन, बीजीय पद्धति। ओके, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में कोई स्टार, या फिर और कहें अपन कि जितनी भी उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, तो एक ही सेट में दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हैं, तो अगर उसको सेट के साथ में अगर लिखा जाए, सेट के साथ में अगर उसको लिखा जाए तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ पे। तो किसी सेट, कोई भी सेट है, किसी सेट, जैसे मैंने नाम ले दिया ए, में परिभाषित, किसी सेट ए में परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी, परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं को सेट के साथ, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार जो भी है सेट के साथ लिखने, सेट के साथ लिखने पर, या लिखा जाए, संक्रियाओं को सेट के साथ लिखने पर बनी संरचना, बनी संरचना, जो भी स्ट्रक्चर बनती है, बनी संरचना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी, बीजीय पद्धति कहलाती है, बीजीय पद्धति कहलाती है। ओके, तो अगर हम बात करें सेट ए है,
कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हैं उनको इसके साथ में अगर लिखा जाए तो जरूरी नहीं सारे जो भी डिफाइन है वो सारे एक साथ ही लिखे जाएं। अगर कोई एक भी लिखा गया है तो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगी। इसे हम किस रूप में लेंगे तो यहां देखो सेट जी हो गया, ए हो गया, सॉरी, इसे ए कॉमा लगाते हुए स्टार जैसे कोई संक्रिया है, और भी अगर कोई संक्रिया तो ओ वगैरह, इसमें आगे जो भी संक्रिया है वो लगा सकते हैं अपन। इसे ए फिर स्टार बाइनरी ऑपरेशन उसका साथ में रहना चाहिए, एक है तो एक, दो है तो दो से दर्शाते हैं। ये सब के सब जो है वो अपने पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का ही रूप है। ओके, तो ए स्टार ओ डॉट जो भी है, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सेट होना चाहिए और उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। वो चाहे 1 2 3 कितने भी लिखें हम, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो एग्जाम्पल पे जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, इसमें प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम्पल में बताया भी था एन के अंदर है जो डॉट है वो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके उनका डॉट करोगे तो आने वाला नया एलिमेंट भी एन ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अब एन के अंदर अगर मैं दोनों को लिख दूं प्लस और डॉट को, तो दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी है। ऐसे लिखा आर प्लस डॉट, ये सब के सब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। तो हम किसी सेट में डिफाइन होने वाली वो बाइनरी ऑपरेशन को भी अगर उसके साथ में लिखें तो ये जो लिखने का तरीका है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ग्रुपोइड क्या होता है, तो ग्रुपोइड जो होता है ना वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का ही टाइप होता है एक। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कोई सेट है उसके साथ में एक से ज़्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन आ सकते हैं, लेकिन ग्रुपोइड जो होता है उसमें किसी एक सेट के साथ केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन अगर लिखा गया है तो ऐसी कंडीशन वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, ग्रुपोइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, यदि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, ओके, जी मतलब सेट है, स्टार उसकी कोई एक ऑपरेशन है, सिंगल ऑपरेशन है, जी स्टार के रूप की हो, जी स्टार के रूप में हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं, ग्रुपोइड कहेंगे हम। ओके, ऐसी कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुपोइड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा जैसे n प्लस, एक n हो गया, एक प्लस इसका ऑपरेशन हो गया, तो सिंगल ऑपरेशन है इसलिए ये ग्रुपोइड है। n डॉट ये ग्रुपोइड है, r प्लस ये ग्रुपोइड है, r डॉट ये ग्रुपोइड है, लेकिन r प्लस डॉट n प्लस डॉट ये ग्रुपोइड नहीं हो सकते, ये केवल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। ओके, तो ये हुआ ग्रुपोइड। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें केवल सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन आए वो ग्रुपोइड हो जाएगा। ओके, अब आगे के प्रकार हम जानने से पहले कुछ रूल की बात करता हूं मैं। रूल में सबसे पहले एक नाम आता है एसोसिएटिव रूल, साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य की बात करता हूं, एक तत्समक की बात करता हूं और एक प्रतिलोम नियम की बात करता हूं और एक क्रम विनिमय नियम की। ये कुछ नियम हैं जो अपने काम में आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन नियमों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे साहचर्य वाला। तो साहचर्य का जो रूल है वो हमेशा ही ध्यान में रखना, 3 एलिमेंट के बीच में लगता है। कोई भी सेट है उसके कोई भी 3 एलिमेंट, एनी 3, उनके बीच में ये साहचर्य एसोसिएटिव का रूल लगता है। ठीक है, तो
एसोसिएटिव रूल क्या होगा इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो स्टार का ऑपरेशन ले रहा हूँ यहाँ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। इसको बोला जाता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू, कोई भी सेट है तो हम यहाँ सेट का नाम जी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ नॉन एम्प्टी सेट जी है, तो आप यदि अपन लिख सकते हैं कि यदि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट हो तो, ठीक है, सारे नियम इसी के लिए बना रहे हैं अपन। तो ये तो हो गया साहचर्य का नियम। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा यहाँ पे उसको हम डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई से। आइडेंटिटी एलिमेंट को हमेशा स्मॉल ई से डिनोट किया जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसे स्मॉल ई से दर्शाते हैं, यहाँ आइडेंटिटी को आप सब समझ सकते हो, यहाँ से तत्समक को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। अब रूल कौन सा होगा, तो रूल क्या होगा इसके लिए, तो रूल हो जाएगा, देखो ए स्टार ई हो चाहे ई स्टार ए हो, इज इक्वल वापस ए आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। यह आइडेंटिटी का रूल होता है कि ई जो आइडेंटिटी है उसके साथ किसी भी एलिमेंट के साथ में आप ऑपरेशन अप्लाई कर दो, वापस वो का वही एलिमेंट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी रूल कहलाएगा। प्रतिलोम, इनवर्स जो होता है, इनवर्स में क्या होगा, तो इनवर्स में अगर कोई दो एलिमेंट ऐसे हों अपने पास में कि जैसे एक एलिमेंट ए ले लिया, इसका इनवर्स, तो अगर किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में, जैसे बी बात की मैंने कि बी के साथ में ऑपरेशन करवाएं या बी का ए के साथ में ऑपरेशन करवाएं, अगर इक्वल में उसका आइडेंटिटी आ जाता है ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू या ए बी बिलोंग टू, आप ए बी भी ले सकते हैं क्योंकि ए बी, बी का ए हो जाएगा और ए का बी हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो यहाँ बी जो है वो ए का क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ बी ए का प्रतिलोम एलिमेंट होता है और हम बी को ए का इनवर्स करें, यहाँ पे बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे और बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे, तो ए के प्रतिलोम जो होते हैं, ए के प्रतिलोम को ए इनवर्स से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और एक लास्ट रूल है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव रूल। तो कम्यूटेटिव रूल होता है ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ये कम्यूटेटिव रूल होता है। तो ये चार रूल हैं जो आगे काम में आने वाले हैं अपने, तो इनका ध्यान में रखेंगे। तो ये रूल होते हैं, इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं, ये मैथमेटिकल रूप है इनके सारे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रकार की। तो इसका नेक्स्ट प्रकार अपने पास आता है, एक नाम आता है सेमी ग्रुप कह सकते हैं अपन, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। इससे पहले हम ग्रुपोइड पढ़ा, तो सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं, हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे ग्रुपोइड से। तो ग्रुपोइड का मतलब जी आएगा और एक केवल स्टार, एक संक्रिया आएगी उसमें। तो यदि किसी ग्रुपोइड में, ग्रुपोइड, ठीक है, यदि किसी ग्रुपोइड जी स्टार में स्टार की जो संक्रिया है, स्टार संक्रिया कैसी हो, कौन से नियम का फॉलो करते हैं, साहचर्य हो, बस इसका थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। स्टार की जो संक्रिया है वो कैसी है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है। और साहचर्य है तो ऐसी कंडीशन, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो जी स्टार को, जी स्टार को क्या बोल सकते हैं अपन, सेमी ग्रुप कहते हैं। जी स्टार को जो है वो क्या बोला जाएगा, सेमी ग्रुप कहा जाएगा। तो सेमी से याद रख सकते हो, से साहचर्य,
तो सेमी ग्रुप वो होता है जो साहचर्य नियम को फॉलो करता है। तो थोड़ी यहाँ डेफिनेशन बस इतना ध्यान रखोगे, सेमी का मतलब साहचर्य नियम को फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद में एक नाम आता है लूप। ठीक है, लूप किसे कहते हैं? तो लूप लूप मतलब क्या होता है कि जब जहां से शुरुआत, लूप का मतलब होता है कि एक ऐसे आकृति लूप जहां से अपन शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाता, वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब संक्रिया लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वापस वहीं के वहीं आ जाए अपन। तो वहीं के वही, इसका मतलब अभी एक नियम देखा था आइडेंटिटी वाला, तत्समक वाला, तो यहाँ भी वही का वही है। लूप किसे कहेंगे कि यदि जी स्टार में स्टार संक्रिया का तत्समक जी में विद्यमान हो, तत्समक जिसको हम ई कहते हैं, तत्समक ई जी में विद्यमान हो, तो जी स्टार लूप कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए स्टार ई इज इक्वल ई स्टार ए इज इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ये आइडेंटिटी रूल होता है, इसको जब फॉलो करता है तो ऐसी कंडीशन में जी स्टार क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। और इसके बाद एक नाम आता है मोनोएड। मोनोएड में दोनों शामिल होंगे कि यदि जी स्टार में स्टार संक्रिया, जी स्टार के अंदर स्टार की जो संक्रिया है वो स्टार संक्रिया साहचर्य हो तथा जी में स्टार संक्रिया का आइडेंटिटी तत्समक उपस्थित हो, दोनों अगर फॉलो कर रहा है, ये साहचर्य को भी फॉलो कर रहा है और आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, तत्समक उपस्थित हो, तो जी स्टार जो है वो क्या कहलाएगा? मोनोएड कहलाएगा। मोनोएड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जी स्टार जो है वो क्या होगा? एक मोनोएड होगा। अब इन नियमों में हमने जो पढ़ा है, इन नियमों के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो, एग्जाम्पल देखते हैं अपन कुछ। एन प्लस, क्या एन प्लस आपने जो सेमी ग्रुप देखा, क्या एन प्लस सेमी ग्रुप है? तो बिल्कुल सेमी ग्रुप है ये, क्योंकि साहचर्य नियम को फॉलो करता है, तो सेमी ग्रुप है। फिर इसके बाद में सेमी ग्रुप के बाद में लूप की अगर मैं बात करूं, तो लूप लूप का मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो प्लस संक्रिया का आइडेंटिटी होता है जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे ना तो तभी तो वही संख्या वापस आएगी। तो प्लस की संक्रिया का आइडेंटिटी होता है जीरो, जो कि एन में नहीं होता। इसका मतलब सेमी ग्रुप है। दूसरा, सेमी ग्रुप के बाद में मैं बात करूं लूप, तो ये लूप नहीं है। और मोनोएड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों को फॉलो करना चाहिए था। दूसरा एग्जांपल लें, एन डॉट की हम बात करें, तो एन डॉट, तो देखो एन डॉट है वो सेमी ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप, तो बिल्कुल सेमी ग्रुप है। लूप की मैं बात करूं तो लूप भी है ये, क्यों? क्योंकि डॉट संक्रिया का आइडेंटिटी होता है वन, जो कि एन में होता है, तो ये लूप भी है। और दोनों हैं, इसका मतलब ये मोनोएड भी है, मोनोएड भी है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक सेट के लिए चेक करेंगे कि ये इनमें शामिल होते हैं या नहीं होते। तो आप ऑपरेशन अप्लाई करके देख सकते हैं। और होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं दो तीन एलिमेंट के लिए हो गया बाकी के लिए नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। सभी के लिए अगर होना चाहिए तो कोई भी जो रूल है वो सबके लिए फॉलो होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तभी वो उस नाम से जाना जाएगा। तो ये तो था अपना कुछ प्रकार इसके। अब इसके मेन बात करें अपन, इसका जो मेन टॉपिक है अपना ग्रुप, कि ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप। ओके, तो ग्रुप होने के लिए क्या क्या जरूरी है देखो। तो हम बात करें कि यदि जी कोई नॉन एम्पिटी सेट है और स्टार उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ डेफिनेशन दो तरीके से स्टार्ट हो सकती है। देखो, अगर आप स्टार को कोई केवल ऑपरेशन बात कर रहे हो तो बाइनरी ऑपरेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा, पहले बाइनरी उसको बताना पड़ेगा। या फिर अगर आप ये कह सकते हो कि यदि जी स्टार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीजीय पद्धति है, तो अब अगर आपने बीजीय पद्धति का नाम ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब जी यहाँ सेट है नॉन एम्पिटी और स्टार उसमें बाइनरी हो गया, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बिना बाइनरी नहीं बनता। तो यदि जी स्टार कोई बीजीय पद्धति है तथा स्टार संक्रिया या तथा इसमें स्टार संक्रिया
निम्न निम्न नियमों का पालन करती हैं। कौन कौन से नियम? पहला एसोसिएटिव रूल, साहचर्यता। नंबर 2 तत्समक अवयव। नंबर 3 साहचर्यता हो गया, इसके साथ साथ तत्समक अवयव हो गया, और एक आ जाएगा प्रतिलोम अवयव। तो यहां हम बात करें, ये हर एलिमेंट के लिए है ना। साहचर्यता का मतलब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। फिर तत्समक अवयव की अगर बात करें तो तत्समक अवयव में क्या आ जाएगा? ए स्टार ई इज इक्वल ई स्टार ए फॉर इज इक्वल ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। और इसमें जो ई है वो भी बिलोंग टू किससे होना चाहिए? जी से। प्रतिलोम में ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए इज इक्वल ई फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो ये हमारे पास तीनों रूल हैं, इनको फॉलो करते हैं तो जी स्टार को क्या कह सकते हैं अपन? ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई ग्रुप की। तो एक ग्रुप की डेफिनेशन तो हमने स्टार्ट की एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से। अगर मैं इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट नहीं करता, मैं कहता जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसमें कोई संक्रिया है, तो आपको एक रूल और इसमें फॉलो करवाना है, वो होता है क्लोज रूल, संवृत नियम। अथवा लिखा मैंने कि यदि जी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार कोई संक्रिया परिभाषित है, स्टार कोई संक्रिया परिभाषित है, स्टार कोई संक्रिया परिभाषित है। तो यदि कोई जी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें स्टार कोई संक्रिया परिभाषित है, तो यदि स्टार संक्रिया जी में निम्न नियमों का पालन करती है, निम्न नियमों का पालन करती है या निम्न नियमों को फॉलो करती है। नंबर 1 क्लोज्ड रूल, संवृत नियम। नंबर 2 साहचर्यता। नंबर 3 तत्समक। और नंबर 4 प्रतिलोम। नियम वो के वही हैं, उसी तरीके से लिखेंगे हम। संवृत नियम में बस ये आ जाएगा ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, देन ए स्टार बी बिलोंग टू भी किससे होना चाहिए? जी से। तो ये हमारे पास में फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो ये संवृत नियम है। बाकी साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम वैसे के वैसे ही नियम है। तो ऐसी कंडीशन में जी स्टार जो होगा, तो जी स्टार ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो जी स्टार जो है वो इसमें क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। तो बात करें अपन ग्रुप की, तो ग्रुप की डेफिनेशन में हमको केवल इन्हीं बातों का ध्यान में रखना है कि जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई ऑपरेशन है, तो पहले तो उसको बाइनरी प्रूव करना पड़ेगा, फिर एसोसिएटिव रूल है, आइडेंटिटी रूल है और इनवर्स रूल है, तीनों रूल फॉलो करवाने। अगर ऐसा होता है तो जी स्टार जो है वो उसमें क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। जी स्टार को हम ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन अगर अगर मान लो जी स्टार पहले से स्टार बाइनरी ऑपरेशन बोल रखा है, तो आप केवल 3 रूल फॉलो करवा सकते हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ओके, तो ये हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन हुई। जैसे अब ग्रुप की मैं बात करूं, ग्रुप होता कौन सा है, तो यहाँ अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे आर प्लस की मैं बात करूं, क्या आर प्लस ग्रुप है क्या?
आर मतलब रियल नंबर का सेट है प्लस उसमें कोई ऑपरेशन है, तो आर प्लस जो है वो फॉलो करता है। सबसे पहली बात तो प्लस इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल सही है, आर प्लस बाइनरी, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया ये। प्लस में एसोसिएटिव रूल है, तो कोई भी तीन रियल नंबर लेके अपन आगे पीछे करके कैसे भी ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो आने वाली वैल्यू है उसकी वो क्या आएगी, सेम ही आएगी भाई, दोनों तरफ से उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, बराबर ही आएगी। तो प्लस का जो ऑपरेशन है वो इसमें कैसा हो जाएगा, बाइनरी, वो सॉरी एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगा। फिर इसके बाद में एसोसिएटिव के बाद में आइडेंटिटी की बात करूं मैं, तो आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी होता है जीरो, जो कि आर में होता है, इसलिए ये आइडेंटिटी रूल को भी फॉलो करता है। और इसके बाद में बात आती है अपने पास में किसकी, इनवर्स की। तो इनवर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो इनवर्स का मतलब कोई भी दो एलिमेंट है उनको ऐड करने पर आने वाला एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाना चाहिए। तो यहाँ हर एलिमेंट का नेगेटिव पार्ट इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट का नेगेटिव पार्ट यहाँ अगर मौजूद है, जैसे 5 है, 5 का नेगेटिव पार्ट -5 आर में होता है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इक्वल में 0 आएगा। तो हम यहाँ आर प्लस जो है उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, है कि नहीं, आर प्लस एक ग्रुप। अब इसमें एक नाम आता है प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम जो होता है ना, प्रतिलोम और तत्समक, इसमें थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। प्रतिलोम तो योग संक्रिया के लिए, किसके लिए, योग संक्रिया का जो प्रतिलोम होता है उसको बोला जाता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम होता है -a और -a का योज्य प्रतिलोम होता है a, इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये तो योग संक्रिया का। फिर मैं बात करूं गुणा संक्रिया का, गुणा संक्रिया का जो होता है उसको बोलता हूं गुणन प्रतिलोम, उसको हम क्या बोलेंगे, गुणन प्रतिलोम। तो a का जो होगा वो गुणन प्रतिलोम कौन होगा, 1/a, और -a का जो होगा वो -1/a हो जाएगा, या 1/a का कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणन प्रतिलोम होते हैं। तत्समक की बात करूं तो ये तो है अपने पास में इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट अगर तत्समक की हम बात करें, तत्समक, तत्समक में योग संक्रिया का जो आइडेंटिटी होता है वो कौन होता है, 0, और गुणन संक्रिया का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 1। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है अपने को, आइडेंटिटी योग का तो होता है 0 और गुणन का होता है 1। ऐसे ही योग संक्रिया का जो प्रतिलोम होता है उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ये a का योज्य प्रतिलोम -a और -a का योज्य प्रतिलोम a, ये बातें ध्यान में रखनी है अपने को, है ना, लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, इसके बाद में ग्रुप का एक प्रकार आता है आबेलियन ग्रुप, आबेली ग्रुप, आबेलियन बोल सकते हैं या फिर आबेली बोल सकते हैं, आबेली ग्रुप, आबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप किसको बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब तीन नियम हो गए इसमें, कि जी स्टार अगर कोई ग्रुप हो, यदि जी स्टार कोई ग्रुप हो, तो आबेलियन ग्रुप होने से पहले ग्रुप होना जरूरी है। यदि जी स्टार कोई ग्रुप हो जिसमें यदि स्टार संक्रिया कम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय हो, अर्थात ए स्टार बी इज इक्वल बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो जी स्टार को आबेली ग्रुप बोलते हैं अपन, आबेली ग्रुप या आबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो आबेली ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है, पहले ग्रुप होना जरूरी है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें एक रूल और फॉलो हो जाए, कम्यूटेटिव रूल जिसको हम कहते हैं। तो कम्यूटेटिव रूल अगर फॉलो करता है तो वो कैसा हो जाएगा, आबेली। अब देखो आबेली ग्रुप की डेफिनेशन अगर मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूं तो आप इसकी डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं कि एक अगर जी स्टार कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, जी स्टार कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो तथा जिसमें स्टार संक्रिया निम्न नियमों को फॉलो करती है, कौन कौन से, सबसे पहला नियम हो जाएगा अपने पास में, जी स्टार हमने क्या बोला था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब स्टार बाइनरी है, तो नियम हो जाएंगे साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम
और चौथा हो जाएगा क्रमविन्य। तो 4 नियमों को फॉलो करवाना है आपको। अगर इसी डेफिनेशन को अथवा लगा के एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यदि G कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें स्टार कोई संक्रिया परिभाषित हो तथा स्टार संक्रिया निम्न नियमों का पालन करती हो। नंबर 1 संवृत नियम, 2 साहचर्यता, 3 तत्समक, नंबर 4 प्रतिलोम और नंबर 5 क्रम विनिमय। तो फिर उसके नीचे लिखेंगे तो जी स्टार को आबेली ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं और केवल अकेले सेट से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ 3 कंडीशन बन जाएगी अपने पास, 3 डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। ओके, तो ये अपने पास में ग्रुप आबेली ग्रुप रहा। अब इसके बाद में कुछ 1-2 परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। इससे पहले हम बात करते हैं परिमित और अपरिमित ग्रुप से ग्रुप की कोटि की बात करते हैं। ग्रुप की कोटि, समूहांक, ठीक है, समूह का समूहांक, ग्रुप का ग्रुपांक, एक ही बात है ये। ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की कोटि बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं इसको, समूह का समूहांक, और ऐसे ही ग्रुप का ग्रुपांक, ग्रुप का ग्रुपांक, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। क्या होता है, तो किसी भी ग्रुप के अंदर उसके जो सेट है जी, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी कोटि होती है। बस सीधा सा अर्थ है कि यदि जी स्टार कोई ग्रुप है तो जी में उपस्थित अवयवों की संख्या, यदि जी स्टार कोई ग्रुप है तो जी में उपस्थित अवयवों की संख्या ग्रुप जी की कोटि कहलाती है। ग्रुप जी की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी, ये ओ है, ऑर्डर ऑफ जी से दर्शाते हैं। तो ग्रुप की कोटि का मतलब क्या होता है कि किसी ग्रुप के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी कोटि होती है। इसी के आधार पर नाम निकाले गए हैं, एक तो परिमित ग्रुप और एक अपरिमित ग्रुप। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या सीमित हो, ठीक है, वो परिमित ग्रुप हो जाएगा। और अपरिमित हो जाएगा जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अवयवों की संख्या अनंत हो, वो अपरिमित ग्रुप हो जाएगा। तो नाम से पता लग रहा है अवयवों की संख्या के आधार पर हम इसमें परिमित और अपरिमित करते हैं। ओके, तो ये हो गया ग्रुप की कोटि की बात। अब इसमें ग्रुप के उदाहरण, जैसे अपन एग्जाम्पल ग्रुप की कोटि के लें, तो जैसे मैंने लिया कि यहाँ परिमित ग्रुप, जैसे अपन ने लिया G इज इक्वल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अपन ने कोई सेट लिया और इसमें जो संक्रिया है वो हमने लगा दी कौन सी, डॉट। तो ये जो अपने पास में पार्ट बना हुआ है ये जो है वो एक सीमित ग्रुप है, एक सीमित ग्रुप है या परिमित ग्रुप कह सकते हैं, एक परिमित ग्रुप है। ओके, अब ये ग्रुप कैसे है वो भी सिद्ध करेंगे अपन। ये एक परिमित ग्रुप है जिसमें ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना दे रखा है, 3। इसमें एलिमेंट की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो ये एक परिमित ग्रुप हो गया। ऐसे जेड प्लस की मैं बात करूं पूर्णांक को, जैसे आर प्लस की अभी लिखा अपन की आर प्लस एक ग्रुप है, तो आर प्लस जो होता है ना वो एक अपरिमित ग्रुप है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो अनंत होते हैं, इसमें एलिमेंट जो होंगे वो अनंत एलिमेंट होंगे, इसलिए आर प्लस जो है वो कैसा होगा, अपरिमित ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ ग्रुप के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं।
देखो अगर अपने पास में किसी सेट के अंदर किसी को अपन को या किसी सेट के कोई ऑपरेशन दे रखा है, अगर उसको ग्रुप सिद्ध करना है तो अगर उसमें लिमिटेड एलिमेंट है 2 3 5 4 5 तक लास्ट, ठीक है, अगर लिमिटेड एलिमेंट है तो उसको ग्रुप सिद्ध करने के लिए आप एक संक्रिया सारणी बना सकते हैं। क्या होता है संक्रिया सारणी? तो संक्रिया सारणी की मैं बात करूं, कोई भी संक्रिया दे रखी है उसकी सारणी अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे? संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी कैसे बनती है? तो जैसे अपने पास में एलिमेंट दे रखे हैं किसी जी के अंदर कि यदि जी बराबर ए बी सी डी इस प्रकार से एलिमेंट हो गए, ओके, जिसमें जिसमें स्टार कोई संक्रिया हो, स्टार कोई संक्रिया हो, तो इसकी संक्रिया सारणी, तो संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे? तो आपको पेज को इस तरीके से एक तरफ से कॉलम से डिवाइड कर लेना है और बीच में यहाँ स्टार लिखना है। इधर भी जी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, और इधर भी ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट। यहाँ जो एलिमेंट आएगा तो जो जिनके क्रॉस पे आ रहा है उनके बीच में वो संक्रिया, तो ए स्टार ए, ऐसे यहाँ आएगा ए स्टार बी, यहाँ आ जाएगा ए स्टार सी, यहाँ आ जाएगा ए स्टार डी, ऐसे यहाँ बी स्टार ए, तो बी स्टार ए, बी स्टार बी, तो बी स्टार बी हो गया, ये बी और सी का क्रॉस पॉइंट है तो इसलिए बी स्टार सी, ये बी और डी का होगा इसलिए बी स्टार डी। तो इसी तरीके से सी स्टार ए हो जाएगा, ये सी स्टार, ये डी स्टार ए हो जाएगा, सॉरी डी स्टार ए, सी स्टार बी, सी स्टार सी, सी स्टार डी, ये इधर भी चलता रहेगा, और ऐसे ही डी स्टार बी, डी स्टार सी, डी स्टार डी डॉट डॉट डॉट, इधर भी ये आगे से आगे चलते रहेंगे। तो इस तरीके से इसकी संक्रिया सारणी बनाई जाती है। तो ये संक्रिया सारणी हुई। तो जब भी अपने पास में लिमिटेड एलिमेंट हो तो जब भी उसको ग्रुप सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको एक संक्रिया सारणी बनानी है, और संक्रिया सारणी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुप सिद्ध कर सकते हैं। तो संक्रिया सारणी में जो नियम है, जो रूल है, वो कैसे फॉलो करवाते हैं वो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो एक एक पॉइंट लेके चले अपन कि किसी संक्रिया सारणी के अंदर जो नियम है वो कैसे कैसे फॉलो करवाते हैं। तो संक्रिया सारणी में नियमों को फॉलो करवाने का तरीका है, उनको केवल समझना है, अपने को यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं, केवल समझें आप। संक्रिया सारणी के अंदर जैसे अपन ने संक्रिया सारणी बना ली, संक्रिया सारणी के अंदर जो नियम फॉलो करवाएं तो सबसे पहले नियम आता है अपना कौन सा? संवृत नियम। अगर कहीं संवृत नियम को फॉलो करवाना है तो आप ये चेक करोगे कि हमने जो संक्रिया सारणी बनाई है उस संक्रिया सारणी के जितने भी एलिमेंट हमने बनाए हैं वो सारे के सारे कहीं ग्रुप जी के ही तो हैं, जी से बाहर तो नहीं है। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप जी के ही एलिमेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ये संवृत नियम को फॉलो करता है, नंबर एक। नंबर दो नियम एसोसिएटिव रूल, साहचर्य का नियम। आप जो भी आपके पास में सेट दे रखा है वो किसी न किसी बड़े सेट का तो सबसेट होगा ही होगा, चाहे वो रियल नंबर का हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, किसी का भी हो। और आप एसोसिएटिव रूल को हमेशा ही बड़े सेट के अंदर फॉलो करने की कंडीशन देखोगे कि बड़े सेट में ये जो रूल है वो फॉलो होता है या नहीं होता। अगर वो बड़े सेट में भी वो रूल फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है उसी में से कोई 2-3 संख्याएं छांट के अपन ने नया ग्रुप बनाया है तो उसमें तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये हमारे पास में एसोसिएटिव का रूल इस तरीके से फॉलो करवाएंगे। जैसे मैं बात करूं आर प्लस में पता है एसोसिएटिव रूल अपने को फॉलो कर, एसोसिएटिव रूल इसको फॉलो करता है, आर में प्लस जो है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो आर में से अगर अपन ने 2 4 5 संख्याएं अगर लेके अलग से कुछ बनाया तो उसमें भी वही प्लस का जो प्लस का जो ऑपरेशन है वो तो एसोसिएटिव होगा ही होगा। तो इस तरीके से बड़े सेट के लिए देखेंगे, फिर अपन उसका कंपैरिजन छोटे सेट के साथ कर देंगे। हो गए दो रूल, एसोसिएटिव हो गया, क्लोज रूल संवृत नियम हो गया। नंबर 3 तीसरा नियम आता है। तो संवृत हो गया अपने पास में, फिर साहचर्य हो गया, ठीक है। नंबर 3 तीसरा नियम आता है आइडेंटिटी, तत्समक। तत्समक को कैसे चेक करेंगे? तत्समक को चेक करने का तरीका होगा अपना कि हम जो संक्रिया सारणी अभी जैसे मैंने बनाई, इस संक्रिया सारणी में मुझे ये चेक करना है कि इसे बोलते हूं मेन रो बोलते हैं, इसे मेन पंक्ति, मुख्य पंक्ति, और इसे बोला जाता है मुख्य स्तंभ। मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ, इसके जैसी की जैसी कोई पंक्ति बनी हुई है कि नहीं इसमें?
और इसके जैसा का जैसा ही कोई स्तंभ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो मुख्य पंक्ति के जैसी कोई पंक्ति होनी चाहिए, मुख्य स्तंभ के जैसा कोई स्तंभ होना चाहिए। अगर मुख्य पंक्ति के जैसी कोई पंक्ति इसमें है और मुख्य स्तंभ के जैसा स्तंभ इसमें कोई है, तो उन दोनों के क्रॉस पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा ना, वही अपना क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मुख्य पंक्ति की जैसी पंक्ति, मुख्य स्तंभ का जैसा स्तंभ अगर इसमें है, तो उन दोनों के क्रॉस पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट अपना उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और अगर मुख्य पंक्ति की जैसी पंक्ति नहीं है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, वो आइडेंटिटी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो बात यहाँ पे यही ध्यान में रखें आप कि अगर कोई मुख्य पंक्ति की जैसी पंक्ति और मुख्य स्तंभ के जैसा स्तंभ अगर यहाँ है, तो उन दोनों के क्रॉस पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा वही क्या होगा, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन हुई। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रतिलोम की, कि हर एलिमेंट का प्रतिलोम इसमें है या नहीं है। तो प्रतिलोम की जांच कैसे करेंगे, तो जो क्रॉस पॉइंट पे आइडेंटिटी आया था, उस आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप उस संक्रिया सारणी में वो आइडेंटिटी एलिमेंट जहां कहीं भी आपको दिख रहा है, उसको सबको आप हाईलाइट करोगे, चाहे वो गोला लगा के करें, चाहे ट्रायंगल बना के करें, कैसे भी हाईलाइट कर देंगे उसको। अब हाईलाइट करने के बाद में आप ये चेक करोगे कि वो जो हाईलाइट वाले पोर्शन है, मतलब जो आइडेंटिटी है, वो हर रो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और हर कॉलम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर प्रत्येक पंक्ति में और प्रत्येक स्तंभ में अगर वो आ रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हर एलिमेंट का प्रतिलोम इसमें मौजूद है। अब वो कौन किसका है वो तो बाद की बात है, लेकिन हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो है वो इसमें रहेगा ही रहेगा। अब कौन किसका इनवर्स एलिमेंट है, तो आप ये चेक करोगे कि जैसे सपोज करो यहाँ पे ये इनवर्स हुआ, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसमें ये ले लिया, इसमें ये ले लिया, इस तरीके से लिया मैंने। तो आप ये कहोगे कि ये जो आइडेंटिटी आया है, वो आइडेंटिटी किन किन के क्रॉस पॉइंट पे आया हुआ, तो ए के और ए के क्रॉस पॉइंट पे आया है ना, इसका मतलब ए का इनवर्स कौन हुआ, ए ही हुआ। अभी अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और एक लास्ट रूल आता है क्रम विनिमय। तो कम्यूटेटिव रूल में आपको क्या करना है, ये जो बीचों बीच ऐसे विकर्ण होता है ना, इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ आपको देखना है कि इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अपनी संक्रिया सारणी सममित है कि नहीं है। सममित का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे का। अगर इसके सापेक्ष अगर इसको राउंड भी कर दिया जाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रूल, सममित नियम, है ना। तो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अगर अपनी संक्रिया सारणी सममित है, सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो हो गए पांचों नियम। तो इन पांचों नियमों को अपन किसी संक्रिया सारणी में फॉलो करवा सकते हैं। ओके, तो ये थे अपने पांचों रूल। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, कि ऑपरेशन या संक्रिया सारणी के अकॉर्डिंग अगर अपन को ग्रुप सिद्ध करना हो तो कैसे सिद्ध कर पाए अपन। तो इक्वेशन दे रखा है, एक सेट दे रखा है, समुच्चय z बराबर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ओके, गुणन संक्रिया के लिए तो यहाँ क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो समुच्चय, फिर ले रखा है गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो गुणन संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप सिद्ध करना है इसको। तो अपने पास एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट अगर हैं तो इन 4 एलिमेंट के लिए हमको क्या करना है, संक्रिया सारणी बना ले सीधा। संक्रिया सारणी यहां बात कर रहे हैं अपन, तो अगले ने गुणन संक्रिया बोला है, बोलो केवल गुणन संक्रिया बोला है, बाइनरी नहीं बोला है ना। तो पहले बाइनरी सिद्ध करना पड़ेगा, संक्रिया सॉरी सारणी। संक्रिया सारणी, तो संक्रिया सारणी बनाने के लिए एक कॉलम इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, यहां लगाया मैंने डॉट, गुणन संक्रिया इसलिए डॉट या गुणा। एक हो गया 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इधर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखो 1 डॉट 1 इज इक्वल 1,
1 डॉट माइनस वन, 1 डॉट आयोटा, इसका मतलब आयोटा, 1 डॉट माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा, -1 डॉट 1 तो -1, -1 डॉट -1 तो 1 हो जाएगा, -1 डॉट आयोटा तो माइनस आयोटा, और -1 डॉट माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस, तो यही हो गया, और यह आ जाएगा आयोटा। आयोटा डॉट 1 इसलिए आयोटा, आयोटा डॉट -1 माइनस आयोटा, आयोटा डॉट आयोटा -1, आयोटा डॉट माइनस आयोटा तो +1, माइनस आयोटा डॉट 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा डॉट -1 तो प्लस आयोटा, माइनस आयोटा डॉट आयोटा तो ये हो गया +1, और माइनस आयोटा डॉट माइनस आयोटा तो ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1। आगे संक्रिया सारणी। अब इस संक्रिया सारणी में सारे नियम फॉलो करवाने हैं, तो सबसे पहले संवृत नियम, क्योंकि बाइनरी सिद्ध करना है ना कि ये ऑपरेशन डॉट जो संक्रिया है वो इसमें बाइनरी है कि नहीं है, तो आप लिखते जाएंगे साथ में। क्या लिखेंगे, देखो संवृत नियम में क्या लिखोगे, संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव किसका है, जी का ही एलिमेंट है, कोई इसके बाहर है क्या, आपको 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो आप क्या लिखोगे कि संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः जी में गुणन संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। हो गया संवृत नियम। फिर इसके बाद में दूसरा नियम आता है साहचर्य, साहचर्यता। साहचर्यता में क्या होगा, तो साहचर्यता में हम बात करते हैं एसोसिएटिव रूल की। एसोसिएटिव रूल क्या होता है, तो आपको पता है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है सी, और सैमिश्र संख्याओं के समुच्चय में गुणन की जो संक्रिया होती है वो हमेशा ही एसोसिएटिव होती है। तो आप क्या लिखोगे साहचर्यता में कि सैमिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में गुणन संक्रिया सदैव साहचर्य होती है, अतः जी में भी गुणन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, यही आएगा, तो ये हमारे पास में साहचर्य हो जाएगा। फिर नंबर 3 की मैं बात करता हूं, साहचर्यता के बाद में आता है अपने पास में तीसरा नियम तत्समक। तत्समक अवयव, देखो तत्समक अवयव कैसे बनाएंगे, इसका जो तत्समक बनेगा वो आइडेंटिटी कैसे बनेगा, तो तत्समक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा मुख्य पंक्ति के जैसी पंक्ति, तो मुख्य पंक्ति ये है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसके जैसा का जैसा है, तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा पहली पंक्ति है, मुख्य स्तंभ ये है, इसके जैसा का स्तंभ यही है, तो दोनों के क्रॉस पॉइंट पे, तो दोनों के क्रॉस पॉइंट पे कौन आया, 1 ही तो आया, तो इसका आइडेंटिटी कौन हुआ, 1। तो आप तत्समक में क्या लिखोगे, गुणन संक्रिया का, गुणन संक्रिया का जी में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव 1 है। आप इसको डिफाइन करोगे जो आया आपके पास में कि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 1 है, क्योंकि रीजन भी दे सकते हो आप, क्योंकि 1 डॉट 1 इज इक्वल 1, -1 डॉट 1 इज इक्वल -1, फिर आयोटा डॉट 1 इज इक्वल आयोटा, और माइनस आयोटा डॉट 1 इज इक्वल माइनस आयोटा, क्योंकि आइडेंटिटी की कंडीशन ही तो होती है कि ई जो होता है उसकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो के वही एलिमेंट वापस आ जाते हैं, आ रहे हैं ना वापस के वो के वही, इसलिए हम 1 को आइडेंटिटी मान के चलेंगे। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। फिर इसके बाद में नंबर आता है प्रतिलोम का, प्रतिलोम एलिमेंट। प्रतिलोम एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, तो मैंने समझाया कि जो आइडेंटिटी आपने माना है अभी, वो आपकी संक्रिया सारणी में जहां कहीं भी दिख रहा है उसको हाईलाइट कर दो, तो 1 1 इधर 1 यहां हो गया, और इधर 1 यहां हो गए सारे। अब आप चेक करोगे कि हर पंक्ति में और हर स्तंभ में आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हर पंक्ति में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, हर स्तंभ में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब हर पंक्ति और हर स्तंभ में है, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यहाँ मौजूद है। तो आप लिखोगे क्या प्रतिलोम में कि जी में
प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, उपस्थित है, जहां अब कौन किसका प्रतिलोम है, तो इसे चेक करने के लिए आप ये देखोगे, ये 1 किसके क्रॉस पॉइंट पे आया है, 1 और 1 के क्रॉस पॉइंट पे 1 आया है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1.1 इज इक्वल 1, तो आप लिखोगे 1 का प्रतिलोम बराबर 1। फिर दूसरा 1 किस पे आया है, ये 1, -1 डॉट -1, तो इसमें लिखेंगे -1 डॉट -1 इज इक्वल 1, तो क्या लिखोगे -1 का प्रतिलोम बराबर -1। और तीसरा 1 आयोटा, और ये माइनस आयोटा है, तो आयोटा डॉट माइनस आयोटा इज इक्वल 1, तो क्या लिखोगे आयोटा का प्रतिलोम बराबर माइनस आयोटा। और फिर चौथा आएगा माइनस आयोटा डॉट आयोटा इज इक्वल 1 आया होगा, यहाँ पे माइनस आयोटा डॉट आयोटा इज इक्वल 1, तो यहाँ लिखोगे माइनस आयोटा का प्रतिलोम बराबर आयोटा। ये हमारे पास में इनके क्या आ जाएंगे, प्रतिलोम एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हर अवयव का प्रतिलोम इसी में मौजूद है कि नहीं है। और एक लास्ट नियम आता है अपने पास में, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या लिखना है, तो क्रम विनिमय में आपको इतना ही लिखना है कि संक्रिया सारणी का जो मुख्य विकर्ण है, तो आप देख सकते हो ये इसका मुख्य विकर्ण हो गया। इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष, तो आप चेक कर सकते हैं -1 इसको उठा के ऐसे राउंड भी कर देना अपन, तो -1 यहाँ आ जाएगा, आयोटा यहाँ आ जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा, माइनस आयोटा ये, ओके, माइनस आयोटा ये, माइनस आयोटा ये, आयोटा ये, आयोटा ये 1 ये 1। तो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये जो है वो कैसी है, सममित है। तो यहाँ लिखोगे क्या आप, यहाँ लिखना यही है कि संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है, अतः क्रम विनिमय है, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। हो गए, तो हो गए सारे रूल। तो लास्ट रिजल्ट ये लिख सकते हो, अतः जी डॉट कैसा ग्रुप हो जाएगा, आबेली ग्रुप। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप सिद्ध करते हैं। तो समझ में आया होगा आपके कि कोई भी सेट है उसको ग्रुप अगर सिद्ध करना है तो किस तरीके से करेंगे हम। इसके जितने भी रूल हैं वो अपन को फॉलो करवाने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल इसका एक इंट्रोडक्शन ग्रुप का, डेफिनेशन, टाइप्स, और एक एग्जाम्पल अपन ने लिया यहाँ ग्रुप किसे कहते हैं या ग्रुप किस प्रकार से प्रूव करना होता है। अब रही बात इसके कुछ और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।